सुप्रभात मित्रों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज कानपुर। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो संप्रदाय हैं उनको पढ़ा रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनको पढ़ लीजिए, बहुत ही क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं और आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय और इनका शिक्षा में क्या योगदान है, ये आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। संप्रदाय को अंग्रेजी में स्कूल्स कह सकते हैं, या जो जितने भी संप्रदाय बने, जितने भी अवधारणाएं विचार बने, इनको सब बारी बारी से आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मनोविज्ञान के संप्रदाय होता क्या है। तो ये यहाँ संप्रदाय का अर्थ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संगठित समुदाय और उनके चिंतन और विचार करने की विधि से है। अर्थात जो लोग जिस प्रकार से एक तरीके से सोचा तो एक संप्रदाय, दूसरे तरीके से सोचा दूसरा, जिस प्रकार उनके सोचने का तरीका या कार्य करने का ढंग है तो एक संप्रदाय बन गया। मनोवैज्ञानिक पूर्ववर्त का विचार है, हमारे लिए संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है जो एक निश्चित विचार प्रणाली रखते हैं, जिससे सभी लोगों को उनके अनुसरण हेतु मार्ग शोध किया जाता है, मार्ग संकेत किया जाता है। यदि मनोविज्ञान को सदा के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मूल वाला एक सही व उत्पादक विज्ञान बनाना है। अब कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय हैं, सबसे पहला संरचनावाद है, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, अवयवीवाद, इसी को समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद कहते हैं, क्षेत्र सिद्धांत, पूर्णांगवाद, प्रयोजनवाद और मानवतावाद। तो इस प्रकार ये 9 प्रमुख संप्रदाय हैं। सबसे पहले आता है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। इसका अन्य नाम है निर्मितवाद, निर्माणवाद, चेतनावाद, अंतरदर्शनवाद। इसके प्रमुख प्रतिपादक थे विलियम वुंट और टिचनर। तो विलियम वुंट मुख्य है, समर्थक है इनके टिचनर, एडलर और वेटफोर्ड। विधि इन्होंने कौन कौन सी प्रयोग की थी? अंतरदर्शन विधि की थी, और मुख्य बात क्या थी इनकी? संवेदना थी और चेतना थी। अब है क्या ये संरचनावाद विचारधारा का विकास? तो इस संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक विलियम वुंट को माना जाता है। उन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग नगर में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। तो विश्व की सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? तो ये जर्मनी के लिप्जिग नगर में 1879 में खोली गई थी। इस प्रयोगशाला में मानसिक संरचना और क्रियाओं के प्रयोगों का आरंभ हुआ। संरचनावादियों के अनुसार मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। इन्होंने कहा था कि जो चेतना है विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। इस विचारधारा में मन, चेतना, अनुभव आदि की संरचना क्या और किस प्रकार है, ये बताने का प्रयत्न किया जाता है। वुंट ने प्रारंभ में संवेदना के ऊपर अपने को अध्ययन किया, उन्होंने पूरे अध्ययन किए। ये संप्रदाय आंतरिक अनुभवों का सर्वेक्षण करता है। इस विचार से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस संप्रदाय को अंतरदर्शनवाद भी कहा है। ये अंतरदर्शन विधि पर आधारित है। ये इनके अनुभव का जो आधार तंत्र है, तंत्रिका तंत्र को मानते हैं, नर्वस सिस्टम को, जो अनुभव प्राप्त करने में सहायता करता है। टिचनर के अनुसार अनुभवों की इकाई मानसिक तत्व है। अनुभव व्यक्ति की चेतन आंतरिक संरचना है। चेतना किसी निश्चित समय में घटित होने वाली मानसिक क्रियाओं का योग है। चेतना के उन्होंने 3 तत्व बताए, एक संवेदना, दूसरा प्रतिमा और तीसरा भाव, प्रतिभा और भाव। तो संवेदना का जो संबंध है वो प्रत्यक्षीकरण से है, और प्रतिभा का जो संबंध है विचारों से है, और भाव का जो संबंध है वो संवेगों से होता है। तो प्रारंभ में विलियम वुंट और विलियम जेम्स एक ही चेतना पर कार्य कर रहे थे, परंतु 20वीं सदी के आरंभ में विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना की और विलियम जेम्स अलग होकर प्रकारवाद की स्थापना की। तो विलियम वुंट को आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा मन की निश्चित संरचना होती है। दूसरा वाद है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। इसके अन्य नाम है कार्यवाद है, और ये 1900 में बना था। इसका विशेष चला था 1842 से 1910 तक। इसके प्रतिपादक प्रमुख है कौन? विलियम जेम्स, जो अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी है ये।
तो विधि कौन सी इसमें अंतर्दर्शन विधि उपयोग की थी और मुख्य बात इसकी की थी मानसिक क्रिया। समर्थक इसके कौन थे? डीवी, थार्नडाइक, कैटल, वुडवर्थ, रोनाल्ड, रायबर्न और हार्वेकर। क्या विचारधारा है? तो इस विचारधारा का विकास अमेरिका में संरचनावादी की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इस विचारधारा में डार्विन की विचारधारा का प्रभाव पड़ा। इस संप्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि में प्रयोजनवाद है। प्रकारवाद का वास्तविक स्वरूप जॉन डीवी ने दिया था। वुडवर्थ के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक जो इस प्रश्न पर मनुष्य क्या करते का सही और व्यवस्थित उत्तर देता है और आगे के प्रश्नों किस प्रकार वे उसे करते हैं और क्यों वे करते हैं का भी उत्तर देता है, तो प्रकारवाद संप्रदाय ये कहलाता है। मनोविज्ञान में ज्ञान, संकल्प, क्रिया का समावेश प्रकारवाद के कारण हुआ। ये गत्यात्मकता पर बल देता है। इसी को शिकागो संप्रदाय भी कहते हैं। तो शिकागो संप्रदाय, इन्होंने समस्या समाधान में किस प्रकार चिंतन प्रक्रिया कार्य करती है, इसमें डीवी, रोनाल्ड और हार्वेकर प्रमुख हैं। जॉन डीवी ने अपने जो लेखक लिखा था लेख द रिफ्लेक्सेस और कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी में इस बात पर बल दिया कि मानसिक कार्यों में निरंतरता होती है, वे बिना एक क्षण रुके होती रहती है। उन्होंने संरचनावाद की तरह मन और चेतना को मानसिक तत्वों का योग नहीं माना, बल्कि कहा कि मानसिक तत्वों के प्रकार पर बल दिया उन्होंने। जेम्स रोनाल्ड ने क्या कहा? इन्होंने प्रकारवाद की स्पष्ट व्याख्या की। इनके अनुसार संरचनात्मक का संबंध जहाँ तत्व या वस्तु से होता है, वहाँ प्रकारवाद का संबंध प्रक्रिया अर्थात कार्य से होता है। हार्वेकर ने मनोविज्ञान को मानसिक क्रियाओं का विज्ञान कहा। प्रकारवादी मनोविज्ञान का विषय क्यों और कैसे है, इसी में आता है कोलंबिया संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कोलंबिया विश्वविद्यालय के जेम्स कैटल, एडवर्ड थार्नडाइक और रॉबर्ट वुडवर्थ हैं। कैटल ने सहचर्य, प्रत्यक्ष ज्ञान और मनोभौतिकी पर कार्य किया था। थार्नडाइक ने बुद्धिमापन और अधिगम प्रक्रिया पर कार्य किया था और वुडवर्थ ने समकालीन मनोभौतिक संप्रदाय पुस्तक कंटेम्परेरी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखकर ख्याति प्राप्त की थी। इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी पुस्तक लिखी। प्रकारवाद में समंजन पर बल देने के कारण गत्यात्मक मनोविज्ञान का विकास हुआ। इन्होंने व्यवहार व प्रेरणा को महत्व दिया। प्रकारवाद ने जो पशुओं की बुद्धि और व्यवहार का अध्ययन किया, उसके आधार पर व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब प्रकारवाद का शिक्षा में क्या योगदान है? तो इस विचारधारा ने अधिगम प्रक्रिया में पर्यावरण और समायोजन पर बल दिया। दूसरा, इस संप्रदाय के लोगों के द्वारा वैयक्तिक विभिन्नता, अधिगम, बुद्धि, समायोजन, परीक्षण, मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में बहुत शोध कार्य हुए, जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। इस विचारधारा ने शिक्षा प्रक्रिया में बालक को महत्व देकर बाल मनोविज्ञान के विकास में योगदान दिया। विभिन्न आयु स्तर के बालकों की शिक्षा में उनकी आवश्यकताओं को समझने पर बल दिया गया। इस सिद्धांत ने उपयोगिता के सिद्धांत को जन्म दिया और क्रियाशीलता का सिद्धांत पर बल मिला। अब आता है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। इसके प्रतिपादक हैं जीबी वाटसन, जोहान ब्रॉडस वाटसन, और ये 1912 में या 20वीं शताब्दी में माना जाता है। इनके समर्थक हैं स्किनर, पावलोव, हल, मैकडूगल, मैक्स मेयर और पीबीस। इनकी पुस्तकें थी मैकडूगल की 1904 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया, जीबी वाटसन की पुस्तक थी व्यवहार मनोविज्ञान की का तुलनात्मक अवधारणा 1914 में, और मनोविज्ञान व्यवहार का दृष्टिकोण 1919 में। 1924 में दी थी व्यवहारवाद पूर्णता व्यवहार पर आधारित। विधि इसमें कौन थी? बहिर्दर्शन थी, निरीक्षण विधि थी। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से हुई। तो व्यवहारवादी वो संप्रदाय है जो प्राणी मात्र के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले स्वाभाविक और अर्जित दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा 1914 में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या इसी पुस्तक पर की थी। वाटसन ने
चेतना जैसी अस्पष्ट वस्तु को अस्वीकार कर दिया। इनके अनुसार प्राणी को समझने के लिए उसके शरीर, कार्य, इंद्रियों की चेष्टाएं, बाहरी क्रियाओं को देखना और समझना चाहिए। मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच उसके व्यवहार और क्रियाओं से होती है। व्यवहारवादी मत के अनुसार वातावरण में उत्तेजना के उपस्थित होने पर प्राणी अनुक्रिया करता है। इसी में उत्तेजन अनुक्रिया एहसान थ्योरी सिद्धांत को प्रमुख स्थान मिला। क्या विशेषता थी? पावलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर आदि ने इसी व्यवहार पर आधारित सीखने के सिद्धांत दिए जो शिक्षा में सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत एवं अन्य सारे सिद्धांत। और पश व्यवहार द्वारा सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया गया है। शिक्षण विधि के रूप में पूर्व नियोजित अधिगम का विकास हुआ। इसी संप्रदाय ने निरीक्षण एवं मापन पर बल दिया। इस संप्रदाय से इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल मिला। व्यवहारवादियों ने बालक के व्यक्तित्व के अध्ययन को सरल एवं वस्तुनिष्ठ बना दिया। विभिन्न परिस्थितियों और पर्यावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की उपयोगी विधियों को जन्म मिला। वाटसन का कथन है कि आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं शिक्षक, अभियंता माने इंजीनियर, वास्तुकार, और यदि आप जो कहेंगे तो मैं चोर भी बना सकता हूँ। अर्थात उनका कहना था कि आप मुझे एक बच्चा दे दो जो मैं कुछ चाहूँगा या बना दूंगा। तो व्यवहारवादियों ने बुद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूप से नकार कर केवल वातावरण को स्वीकार किया। अब प्रेरणा तथा पुनर्बलन पर जोर इसी की देन है। आप क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। अब नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। प्रवर्तक आप सब लोग जानते हैं, वीना के सिगमंड फ्रायड 1900 में। मुख्य अध्ययन उन्होंने कहा अचेतनावस्था। विधि कौन सी थी? प्रख्या निरीक्षण या स्वप्न विश्लेषण। समर्थक कौन थे? एडलर और युंग। कहीं पर जुंग लिखा है, कहीं कहीं पर युंग लिखा है, तो जो आप युंग पढ़िए। इस संप्रदाय विशेष रूप से अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करता है। डॉक्टर फ्रायड ने मूर्छा और स्नायु रोगों की चिकित्सा के लिए सम्मोहन या मोह निद्रा विधि को अपनाया। इस विधि के सहारे वो रोगियों को अचेतन अवस्था में करके उससे प्रश्न पूछता था, जिसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। मोह निद्रा की अवस्था में रोगी अज्ञात चेतना के सहारे अपनी उन सभी बातों को प्रकट कर देता था जिन्हें वह चेतन अवस्था में लज्जा, भय, संकोच के कारण नहीं बता पाता था। ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, लंबा बनेगा, बहुत मजेदार है। पर जिन रोगियों में मोह निद्रा का असर नहीं पड़ता था उसे स्वतंत्र शस्त्र विधि का प्रयोग करता था। इससे वो रोगों के कारणों का पता लगाता था। फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए, चेतन, अचेतन और अचेतन। मन के अज्ञात या अचेतन मन की अपेक्षा चेतन मन बहुत छोटा होता है, लगभग 3%। अचेतन मन का चेतन मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अचेतन मन में बहुत अंदर अतृप्त भावनाएं, संवेग और आवेग दबे पड़े रहते हैं। फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड, बर्फ का जो शिला हिमखंड आइसबर्ग से की, जिसका अधिकांश भाग पानी की सतह के नीचे रहता है। मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखता है और बाकी नीचे रहता है, तो ऊपर वाला चेतन और बाकी सब अचेतन। व्यक्ति सामाजिक व अन्य कारणों से उन्हें चेतन मन पर आने से रोकता है। जब मन की दबी इच्छाएं, भावनाएं आदि की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती तो इनकी मन में एक गांठ या गुत्थी बन जाती है, जिसे भावना ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई, इदम, अहम, परमहम। तो इदम क्या है? इसका मतलब आनुवंशिकता से होता है। इसमें मतलब ये अर्थात जन्म से ही मिलता है। व्यक्ति के जन्मजात गुण व्याप्त रहते हैं। इसमें पाए जाने वाले विचार और वस्तु की चेतना व्यक्ति की नहीं होती, किंतु ये व्यक्ति की मानसिक शक्तियों एवं वृत्तियों का स्रोत होती हैं। ये दमित इच्छाओं और वासनाओं का आधार है। इसमें विवेक नहीं होता। इसका स्वरूप अचेतन और वास्तविकता से संबंधित नहीं होता। इसका संबंध काम प्रवृत्ति से है, काम वासना से है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो शब्द कहा था, सेक्स से मतलब। दूसरा आता है अहम,
ये अहम का वो अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। ये चेतन होता है और अचेतन मन की अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। ये व्यक्ति का साधारण अंतःकरण है। इसमें व्यक्ति की अच्छी व बुरी सभी प्रकार की इच्छाएं रहती हैं। अच्छी इच्छाओं पर रोक नहीं होती, पर बुरी इच्छाओं को बाहर आने के लिए हमारा परम जागृत रहता है, परम अहम जागृत रहता है। अब परम अहम क्या होता है? ये बुरी इच्छाओं को चेतन मन में लाने से रोकता है। इसका काम अहम पर शासन करना है। ये चेतन तथा अचेतन मन के बीच प्रहरी का कार्य करता है। हमारा साधारण अंतःकरण सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, किंतु सामाजिक नियमों और मान्यताओं का ज्ञान शैशवावस्था में ही व्यक्ति को धीरे धीरे होने लगता है, जिसके फलस्वरूप परम अहम या उच्च अंतःकरण का निर्माण हो जाता है। फ्रायड के अनुसार इदम का आधार सुख है और अहम का आधार वास्तविकता है। इसके अनुसार व्यक्ति की सभी मानसिक क्रियाएं सुख सिद्धांत से प्रेरित होती हैं। यदि व्यक्ति का अहम समुचित रूप से विकसित है तो वो उचित या वांछनीय निर्णय लेने में सफल होता है, और उसका अहम दुर्बल है तब अधिकतर उसकी इदम प्रेरित इच्छाओं की पूर्ति होती है। किंतु जब व्यक्ति की आयु और अनुभव में वृद्धि होती है तो उसका अहम वास्तविकता और यथार्थ सिद्धांत के अनुसार काम करने लगता है। एडलर की बात करते हैं तो एडलर ने काम प्रधान को न मानकर शैली प्रधान पर बल दिया। स्टाइल ऑफ लाइफ, लाइफ की शैली, जीवन शैली। एडलर के अनुसार मनुष्य में हीनता की भावना के कारण ही रोग आते हैं। व्यक्ति अपनी कमजोरी छिपाता है और श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। एडलर ने इन विचारों को वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा। अब युंग की बात करते हैं। युंग ने सहचर्य परीक्षण और विशेषता पर कार्य किया। युंग अतीत की बातों का वर्तमान परिस्थिति पर बल देता है। अब इसका शिक्षा में क्या योगदान है? तो व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण मुक्त तत्व होते हैं जो अचेतन मन में होते हैं। उसमें शिक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में अज्ञात चेतना या अचेतन मन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसने शिक्षा के संवेगों पर प्रकाश डाला। इनके द्वारा बालक में कुसुमायोजन के कारणों का पता लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है। इसमें स्वतंत्रता के सिद्धांत पर बल दिया गया है। इसमें मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है, मानसिक अंतर्द्वंद को समझा जाता है और उसे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट आता है अवयवीवाद या गेस्टाल्टवाद। ये आपको पढ़ा चुके हैं, जल्दी जल्दी से इसको हम पढ़ा देते हैं। तो प्रतिपादक इसके वर्दीमर थे, समर्थक कोलर, कोपका, कुर्ट लेविन, और विधि प्रत्यक्षीकरण या अंतर्दर्शन विधि। जर्मन भाषा में अवयवीवाद को गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्ण रूप, आकृति, अवयवों, समग्र आकार या प्रतिदर्श आदि से होता है। शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक शब्दावली में इसे समग्राकृति भी कहते हैं। इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक केवल व्यवहार, चेतना और अचेतन मन के विश्लेषण से संतुष्ट नहीं हुए। उनके अनुसार व्यवहार या अनुभूतियों के विश्लेषण से मानव व्यक्तित्व को ठीक से सही नहीं समझ सकता। उन्होंने मानसिक अनुभूतियों में समग्रता और अखंडता पर बल दिया। इनका कहना है कि अवयवी मतलब पार्ट्स का अध्ययन अवयवों होल के संबंध में किया जाए तभी उसका कुछ अर्थ होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मुखाग्रत से आंख, नाक, मुंह, कान आदि को देखने से उसके पूरे चेहरा के बोध होता है, इसी प्रकार शरीर के अंगों से ही मिलकर आकृति बनती है। इसी प्रकार ज्ञान, भाव और क्रिया के समग्र रूप को ही ध्यान में रखकर समझा जाए। इस संप्रदाय में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर बल मिला। उन्होंने अंतर्दृष्टि की भूमिका पर अधिक जोर दिया। इनके अनुसार ये अंतर्दृष्टि समस्या को तत्काल समाधान प्रस्तुत करती है। इसके अभाव में जीवधारी समस्या करने में असफल होता है। प्रोजेक्ट तथा ह्यूरिस्टिक विधि इसी सिद्धांत से आधारित है। इसको आपको गेस्टाल्टवाद पढ़ाया था, आप हमारे उसमें जाके यूट्यूब में जाके पढ़ लीजिएगा, पूरा प्रयोग पावला उसका इनका सबका है, कोलर का। नेक्स्ट है क्षेत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं कुर्ट लेविन। इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्स, और जो पुस्तक है इनके नाम लिखिएगा। लेविन जो पहले सहचर्यवादी मनोवैज्ञानिक थे, किंतु उन्होंने गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक
कोलरकोव का वर्दीमर के साथ भी कार्य किया। वो गेस्टाल्ट से भी प्रभावित थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विचार स्थान विज्ञान और सदस्यता पर आधारित है। उनका जो मनोवैज्ञानिक विचार हैं स्थान विज्ञान, टोपोलॉजी और सदस्यता वेक्टर पर आधारित है। लेविन के अनुसार व्यवहार भूत और भविष्य पर नहीं वरन वर्तमान क्षेत्र पर निर्भर करता है। व्यवहार की ये व्याख्या क्षेत्र के आधार पर करने के कारण उनका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है। क्षेत्र से तात्पर्य जीवन स्थान से है, जो एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक जगत होता है। मनोवैज्ञानिक जगत जो एक प्रकार से भौतिक सामाजिक पर्यावरण के रूप में होता है का मनोवैज्ञानिक प्रतीकीकरण एक व्यक्ति के व्यवहार के कारण बनता है। लेविन ने अपने सिद्धांत को दो भागों में बांटा, एक संरचना, दूसरा गतिशीलता। लेविन के अनुसार क्षेत्र की संरचना व्यक्ति तथा उसके मनोभौतिक वातावरण द्वारा होती है। क्षेत्र की संरचना में क्षेत्रीय स्थान, उसकी सीमा तथा उसके विस्तार के साथ बाहरी सीमा से में जुड़े तत्व सम्मिलित होते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण अथवा उत्तेजना प्राप्त कर उसकी प्रतिगामक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अर्थात वो व्यक्ति में शक्ति उत्पन्न करता है। ये शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक आती है कर्षण शक्ति, इसे बोलते हैं वैलेंस, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करता अथवा नहीं करता है। कर्षण शक्ति सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है, ये कार्य को करने व न करने हेतु प्रेरित करती है। दूसरा आती सदिश शक्ति वेक्टर, इसका संबंध यंत्र विज्ञान से। इसके अनुसार बल के दो गुण होते हैं, दिशा और शक्ति। कर्षण का स्वरूप दिशा निर्धारित करता है, अर्थात यदि कर्षण सकारात्मक है तो व्यक्ति को उस जीवन स्थान की ओर ले जाएगा जहाँ उसे व्यवहार प्रदर्शित करना है। किंतु ये यहाँ कार्य करने में यदि अवरोध अवरोध आ जाए तो व्यक्ति भग्नाशा का भी शिकार हो जाता है और वो द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है। गति, भग्नाशा और द्वंद्व आप लोग पढ़ लेना, ना समझ में आए तो आप लोग हमसे पूछिएगा। गति, द्वंद्वात्मक स्थिति में उत्पन्न तनाव को कम करने वाली शक्तियों की व्यक्ति की क्रियाएं गति कहलाती हैं, जो आराम प्राप्त करने के उद्देश्य होती हैं। और इनका शिक्षा में क्या योगदान है, तो लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, क्योंकि अधिगम में कर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है। अध्यापक को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण करे कि जिससे बालक की सकारात्मक कर्षण शक्ति का विकास हो या सकारात्मक कर्षण शक्ति सक्रिय हो। पूर्णांगवाद आता है। पूर्णांगवाद होलिस्टिक साइकोलॉजी। पूर्णांगवाद का विचार जर्मनी और अमेरिका में विकसित हुआ। पूर्णांगवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति एक एकात्मक अवयव यूनिटरी ऑर्गेनिज्म है तथा मानव एवं पूर्ण व्यक्तित्व है। इस विचारधारा को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों को दो समूहों में रखा गया। एक अवयवी मनोवैज्ञानिक, जिसमें एडोल्फ मेयर, जेई कागहिल, गोल्डस्टीन। मनोशारीरिक स्वास्थ्य के लिए मनोजैविक ज्ञान आवश्यक है, जिससे रोगों का निदान एवं निवारण किया जा सकता है। पूर्ण से अंश की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर यहाँ पर शिक्षण सूत्रों का विकास हुआ। और दूसरा आता है व्यक्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक। इसमें आते हैं आलपोर्ट और स्टर्न। तो सबसे पहले स्टर्न ने व्यक्तित्ववादी विचारधारा को विश्व में सबसे पहले 1906 में प्रस्तुत किया था। स्टर्न के अनुसार व्यक्ति में एकता, मूल तथा उद्देश्य निहित रहते हैं। व्यक्ति अनेक भागों का पूर्णांग होता है। स्टर्न ने इसका व्यवहारिक उपयोग चिकित्सीय तथा निर्देशन में किया। आलपोर्ट की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। आलपोर्ट ने क्या कहा था, तो व्यक्तित्व की पूर्णता पर बल दिया। वो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रूप से गतिशील मानता है, जिससे वो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। आलपोर्ट की परिभाषा आप हमारे व्हाट्सएप पे दीजिएगा। और नेक्स्ट आता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद प्रेरकीवाद भी कहते हैं। इस संप्रदाय के जनक इंग्लैंड के विलियम मैकडूगल हैं। इसे हार्मिक शब्द भी कहते हैं। तो हार्मिक जो ग्रीक शब्द हार्म से बना होता है, जिसका अर्थ है प्रेरक। अतः जो मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, प्रेरक तथा प्रयोजन को महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, वे हार्मिक अथवा प्रयोजनवादी कहलाते हैं। प्रयोजन एक सम्मिश्र शब्द है। प्रयोजनशील व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति के समान होता है, जिसमें दो घटक इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि संयुक्त होते हैं। प्रयोजनवाद उन तथ्यों पर के अध्ययन पर बल देता है जो किसी कार्य को करने एवं पूर्ण करने अर्थात व्यवहार को करने की प्रेरणा देते हैं। मैकडूगल के अनुसार पशु एवं मनुष्य एक यंत्र के समान व्यवहार करते हैं। मैकडूगल ने इसी विचारधारा के अंतर्गत मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मैकडूगल के मूल प्रवृत्तियां
कितनी होती है हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मूल प्रवृत्तियों तथा संबंधित संवेग के सिद्धांत को की कट आलोचना वाटसन, बर्नार्ड और थॉर्नडाइक ने की थी और प्रे के सिद्धांत को नहीं माना था। फिर भी आजकल भी प्रयोजनवाद के जो मैकडूगल का सिद्धांत चल रहा है और प्रयोजनवाद आप हमारे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और लास्ट आता है मानवतावादी सिद्धांत, जिसको अब्राहम मास्लो ने दिया था। इसके समर्थक रोजर्स थे। तो मानवतावादी मास्लो का सिद्धांत हम पढ़ा चुके हैं, हमारे कमेंट यूट्यूब में जाकर पढ़ सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हुआ, जिसने भी सुना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।